नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तुल्यारियस ऑनलाइन क्लासेस में। और टेस्ट के इस महासमर में आज मैं कुछ और नए प्रश्न लेकर के आया हूं दोस्तों, जो हमारे चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी से संबंधित है। और हम देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आपको याद करने हैं, किस टाइप से आपको याद करने हैं। दोस्तों, अगर आप इस टेस्ट सीरीज का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो कॉपी पेन साथ लेके बैठिएगा और अपना स्कोर कम से कम काउंट कीजिएगा, कमेंट करिएगा, तभी आपको पता चलेगा आपका आंसर सही है या गलत। चाहे गलत हो, आपको सही आए या नहीं आए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रीट में नहीं होती है। आप कमेंट जरूर करें और अपने आंसर को चेक करें। दोस्तों, गलत किया हुआ प्रश्न आप कभी भी नहीं भूलेंगे और एक प्रश्न के साथ हमें बहुत सारे फैक्ट याद होते हैं, तो इसलिए ये काम आपको जरूर करना है, तभी इस टेस्ट सीरीज का आपको पूरा लाभ मिलने वाला है दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करें टेस्ट को और बात करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के विषय में। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। दोस्तों, ये जो सेंटेंस है ये किसके द्वारा कहा गया है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, ये आपको बताना है। वुडवर्थ ने कहा था, रोस ने कहा था, एनास्टसी ने कहा था, या फिर इनमें से कोई भी नहीं था ये कहने वाला। दोस्तों आपको बताना है इस स्टेटमेंट को देने वाला कौन था। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, वातावरण एक ऐसी बाहरी शक्ति है जो हमें मोटिवेशन देती है, प्रभावित करती है। दोस्तों याद रखिएगा, नेगेटिव वातावरण में आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते। अगर आपके आसपास का वातावरण नेगेटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट आने में आपको मुश्किलें आती हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जरूरी है अपने आपके आसपास का जो वातावरण है वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहें दोस्तों जब तक आपकी परीक्षा हो। तो आपको बताना था इस स्टेटमेंट को किसने कहा। चलिएगा चेक कर लेते हैं आंसर। हमारा आज का सही आंसर है रोस। तो ये कहने वाले कौन थे दोस्तों? रोस थे। और ये इन्होंने संबंधित किया है अधिगम की क्रिया से दोस्तों। तो अधिगम की जो क्रिया है वो बालक परिस्थिति और उसकी क्रिया प्रतिक्रिया से प्राप्त अनुभवों के द्वारा संपन्न होती है। और ये जो है बहुत सारे अन्य कारक है जिनसे प्रभावित होती है। जो अधिगम की प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है किससे दोस्तों? वातावरण से होती है, अभी प्रेरणा से होती है। जैसे अभी आपका मोटिवेशन कम हो गया क्योंकि पेपर आगे हो गया दोस्तों, है ना। और आपका स्वास्थ्य है, आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो अच्छा याद होगा। आपकी मानसिक योग्यता है, आपकी IQ है, अगर तेज है तो आप जल्दी याद कर लेंगे, प्रभाव पड़ता है। परिपक्वता दोस्तों, परिपक्वता जो है उसका भी प्रभाव पड़ता है। जिस लेवल का आप पढ़ रहे हैं उसके बराबर की आपकी मैच्योरिटी होनी चाहिए। एक सबसे जरूरी है तत्परता। अगर आप सीखने के लिए तत्पर नहीं है तो आप फिर सीख ही नहीं पाएंगे। और एक आपका जो टीचर है जो आपको पढ़ा रहा है उसका भी बहुत बड़ा रोल हुआ करता है दोस्तों। तो ये जो परिभाषा है उसके अंदर रोस ने वातावरण के प्रभावों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर दिखाने का प्रयास किया है। चलिएगा बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो दोस्तों दूसरा जो हमारा प्रश्न है व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित है। और ये कहा गया है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है। दोस्तों ये हमें बताना है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते हुए एक शिक्षक को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, पाठ्यचर्या को समायोजित करना, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, या फिर शिक्षण विधियों को समायोजित करना। कौन सा कार्य उसको नहीं करना, यानी इनमें से कौन से कार्य को करने की आकांक्षा आप उससे नहीं रखेंगे टीचर से। दोस्तों क्या होगा हमारा सही आंसर? दोस्तों कमेंट करिएगा, क्या वो योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना है, पाठ्यचर्या को समायोजित करना है, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना है, या फिर शिक्षण विधियों को समायोजित करना है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, बच्चे को स्वाध्याय के लिए नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों हम व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते हैं और योग्यता के अनुसार उनका समूह बांटेंगे और उनकी जो योग्यता है उसके अनुकूल अपने उसको अधिगम करवाएंगे। पाठ्यचर्या को समायोजित करेंगे, शिक्षण विधियों को भी हम उसी के अनुकूल समायोजित करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। लेकिन उसको स्वाध्याय का मतलब होता है अपने आप पढ़ना, उसको अपने आप पढ़ने के लिए अपने नहीं छोड़ देंगे। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। दोस्तों तीसरा हमारा प्रश्न है अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण किसने प्रस्तावित किया।
ये जो अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण है, ये किसके द्वारा दिया गया है, ये टाइप किसके द्वारा दिया गया है? हैंस आइसेंक के द्वारा दिया गया है, कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया है, आरबी कैटल के द्वारा दिया गया है, आल्पर्ट के द्वारा दिया गया है। दोस्तों समझ सकता हूं कि आपने अभी तक जो नाम पढ़ा है अंतर्मुखी बहिर्मुखी वाला, वो नाम आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा होगा दोस्तों, अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है तो। चलिएगा, कोशिश कीजिएगा, तुक्का तो आप लगा ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, रीट में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पेपर आपको पूरा करके आना है दोस्तों। तो अंतर्मुखता बहिर्मुखता वाला जो दिया था, किसने दिया था? सही आंसर चेक कर लीजिएगा, उसका आंसर होगा नंबर 1, हैंस आइसेंक के द्वारा दिया गया है दोस्तों। दोस्तों मनोवैज्ञानिक जो थे, उन्होंने मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को बांटा, जिसमें एक नाम हमारे पास में युंग का आता है, इसी तरह से एक नाम आइसेंक का भी आता है, जिसको कई जगह पर आइजेंक भी लिखा जाता है, एक ही बात है दोस्तों। और साथ ही साथ एक और थे गिलफोर्ड। इन सभी लोगों ने जो है मनोवैज्ञानिक आधार पर बांटा है। तो आइजेंक जो थे, उन्होंने 1947 यानी भारत की आजादी के समय जो मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे दोस्तों? 3 प्रकार के। एक तो आता है हमारा अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, 3 आधार उनके द्वारा बताए गए थे, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता। दूसरे की बात करें तो दूसरा आया स्नायु विकृति तथा स्थिरता, ये वाला हो गया। एक तीसरा जो इसमें आता है वो है मनोविकृति तथा पराअहम की क्रियाएं। तो दोस्तों ये 3 आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए गए थे, किसके द्वारा? आइजेंक के द्वारा बताए गए हैं। पूछा जा सकता है, नया प्रश्न है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो दोस्तों मुर्रे या देखिए मरे, कोई सा भी नाम आए, उसने एक परीक्षण की रचना की और इतिहास रच दिया। आपको बताना है उस परीक्षण का नाम क्या है। साधारण से शब्दों में कहें, मुर्रे या फिर मर्रे ने व्यक्तित्व परीक्षण के लिए कौन सा जो परीक्षण था उसको तैयार किया था, कौन सी टेक्निक तैयार की थी दोस्तों? क्या वो शाही दबा परीक्षण थी, क्या वो वाक्य पूर्ति परीक्षण थी, क्या वो विषय आत्मबोधन परीक्षण था, या फिर वो था मूल्यांकन मापनी? क्या था दोस्तों? हमारा सही आंसर क्या है दोस्तों? फटाफट से बताइएगा, मुर्रे या मर्रे का कौन सा है? दोस्तों शुद्ध हिंदी में नाम आते हैं तब भी दिक्कत हो जाती है दोस्तों, क्योंकि इसका सही आंसर है विषय आत्मबोध परीक्षण। और अगर मैं इसको लिख देता TAT टेस्ट, तो शायद आप अभी तक उसको पहचान चुके होते। थेमेटिक एप्रोप्रिएशन टेस्ट होता है, विषय आत्मबोधन परीक्षण भी हम इसको कहते हैं। इसका निर्माण जो है मर्रे के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1935 में। और 1938 में इसके साथ में मिले थे मॉर्गन, और फिर मॉर्गन ने इसमें क्या किया था? संशोधन किया था। अब आपसे पूछा जाए इसमें होता क्या है? इसमें 31 कार्ड होते हैं दोस्तों, इसमें 30 पर चित्र बने होते हैं, 30 पर चित्र होते हैं, और एक सादा कार्ड होता है, प्लेन कार्ड होता है। कार्ड दिखाए जाते हैं और उन कार्डों के आधार पर आपको स्टोरी लिखनी होती है, कुछ लिखना होता है, जिनके आधार पर आपके व्यक्तित्व का आकलन होता है और आपके अचेतन मन में क्या है उन समस्याओं को जानने का प्रयास किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो 10 चित्र होते हैं वो पुरुषों के लिए, 10 चित्र होते हैं स्त्रियों के लिए, 10 कॉमन होते हैं और एक आपका सादा होता है। यानी एक व्यक्ति को अगर पुरुष है तो 10 पुरुष वाले और एक जो कॉमन है वो दिखाए जाएंगे। ये मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए, और ये कॉमन है। और फीमेल का होगा तो उसके साथ में भी कॉमन आएगा, एक आपको ब्लैंक दिखाया जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से ये परीक्षण हुआ करता है। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। एक अधिगम योग्यता है जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है दोस्तों। यानी एक बच्चा जो है वो सही ढंग से लिख नहीं पा रहा है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही आंसर है। यानी लिखावट में कठिनाई वाला कौन सा कहलाएगा? डिसलेक्सिया कहलाएगा, डिसकैलकुलिया कहलाएगा, डिसग्राफिया कहलाएगा, या ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार कहलाएगा दोस्तों? क्या होगा दोस्तों इसमें? अच्छा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, रीट के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है दोस्तों इनमें से क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है डिसग्राफिया। ग्राफ से ही देख लेना, ग्राफ यानी जैसे कि ग्राफिक्स से संबंधित होता है, तो लेखन संबंधी कोई विकार आता है इसमें। डिसकैलकुलिया के अंदर कौन सा आता है दोस्तों? कैलकुलेशन वाला यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से भी आप इन चीजों को याद रख सकते हैं। आपने एक मूवी
देखी होगी, नहीं देखी है तो इन चीज़ों को आप समझने के लिए देख सकते हैं दोस्तों तारे ज़मीन पर, है ना। उसमें बाल मनोविज्ञान का काफ़ी कुछ अच्छा दिखाया गया है, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी। अभी परीक्षा का समय है, कभी टाइम पास करना हो तो फिल्में भी ऐसी देखा करो दोस्तों जिससे कुछ सीखने को मिले, है ना। कुछ अच्छी फिल्में, है ना, ऐसे मनोरंजन वाली मार धाड़ वाली कम देखा करो। अभी आपकी परीक्षा है, वैसे देखोगे तो काम आएंगी। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न आता है, 1904 में इवान पी पावलोव ने कौन से अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दोस्तों आपको बताना है 1904 के अंदर पावलोव ने कौन सा अधिगम सिद्धांत दिया था। दोस्तों बताइएगा फटाफट से। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत था, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था, या फिर सूझ का सिद्धांत था। दोस्तों पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था। दोस्तों कौन सा सिद्धांत था, फटाफट से बताइएगा। सही आंसर चेक कर लीजिएगा, ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको अपने बोलते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। जो भी हमारी आदतें होती हैं वो इसी से निर्मित होती हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा में। साइकोलॉजी का मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका यही आता है दोस्तों। हमारी जो भी स्वभाव, जो भी आदत है, उनका निर्माण इसी के द्वारा होता है दोस्तों, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है, आश्रित चर है, स्वतंत्र चर है, मध्यस्थ चर है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों क्या होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों। हमारा जो शिक्षण प्रक्रिया है उसके अंदर विद्यार्थी कौन से चर में शामिल करते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो दोस्तों चेक कर लीजिएगा, सही आंसर होगा हमारा नंबर 1, वो आता है आश्रित चर। 3 चर होते हैं दोस्तों, कौन कौन से होते हैं। शिक्षार्थी, एक होता है शिक्षार्थी, एक होता है हमारे पास में शिक्षक, और एक होता है पाठ्यक्रम। तो दोस्तों इनमें सबसे आज़ाद कौन है, शिक्षक होता है, तो ये स्वतंत्र चर होता है, कुछ भी करेगा। शिक्षार्थी इसका आश्रित हो गया, और इन दोनों के बीच में क्या है, मध्यस्थ ये होता है। तो ये पाठ्यक्रम कौन सा चर होता है दोस्तों, मध्यस्थ चर हुआ करता है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शन का सिद्धांत नहीं है, कौन सा सिद्धांत इसमें से शामिल नहीं होता है, आपको बताना है। स्कूल से बाहरी जीवन को ज्ञान से जोड़ना, परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना, अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना, पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने की बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करना। क्या होगा दोस्तों इनमें से हमारा सही आंसर, आपको चेक करके बताना है। कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, ये नहीं वाला देख लिया करो दोस्तों, फटाफट से बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3। ये रटने वाला काम नहीं होगा दोस्तों, रटने वाला काम हमें नहीं करना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने के लिए कमेटी बनी थी, किसकी अध्यक्षता में, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, ये याद रखना दोस्तों। और राष्ट्रीय संचालन समिति थी, और साथ ही साथ 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया था दोस्तों। और इसमें एक जो थीम थी वो थी शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के आधार पर बाल केंद्रित शिक्षा को नींव में रखते हुए, मूल में रखते हुए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का निर्माण किया गया था दोस्तों। तो ये आपको भी याद रखना है, प्रोफेसर यशपाल का नाम याद रखेंगे। इसमें रटना नहीं है दोस्तों, ये वाला तो बिल्कुल काटा गया था कि इसको करना नहीं है। स्कूल को बाहरी जीवन से जोड़ना है, परीक्षा को लचीला बनाना है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने के बजाय बच्चों के विकास पर बल देना है, ये सारी बातें इसमें की गई थी। अगले प्रश्न को देख लीजिएगा। शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व, कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की है, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी। देखो ये क्या कह रहा है कि आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण बनाया और जांच सूची बनाई, और उसके आधार पर छात्र की बुद्धि और व्यक्तित्व और कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो बताइए ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी दोस्तों, क्या कहलाएगी, आकलन, मापन, मूल्यांकन, क्या कहलाएगी दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1, वो होता है आकलन। दोस्तों ये आकलन क्या होता है, आकलन है, देखिएगा 3 कंसेप्ट आते हैं। आकलन है,
एक मापन है और एक मूल्यांकन है। आकलन वैसे भी आप क्या आकलन करते हैं दोस्तों? जैसे आपकी परीक्षा होगी ना, आपको क्या लगता है इस परीक्षा की मेरिट क्या रहनी चाहिए? 75% बच्चों के अंक आएंगे, 60% आएंगे, 70 आएंगे, 89 आएंगे, कितने %? ये आपका एक आकलन होता है, एक अनुमान होता है जो कि निश्चित नहीं होता है दोस्तों। इसकी आकलन हमेशा संदिग्ध होता है। मापन तो अपने कर लेते हैं, ये तो फिक्स आ जाता है। मूल्यांकन कम या ज्यादा भी बताता है। जैसे अपने कहीं भी 50 रुपए आपके बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकती हैं दोस्तों। अगर आपको टॉफी लेनी है तो 50 रुपए आपके पर्याप्त हैं। अगर आपको एक चॉकलेट लेनी है तो फिर अलग हिस्सा आगे, और 50 रुपए में आप गोल्ड लेना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे दोस्तों? तो ये मूल्यांकन बताता है कि कोई चीज कम है या कोई ज्यादा है। मापन तो बता देता है भी आपके जेब में 50 रुपए हैं, आपने गिनती कर ली है ना, ये तो एक माप हो गया दोस्तों। आकलन इनमें से सबसे संकीर्ण प्रत्यय होता है, सबसे संकीर्ण संप्रत्यय होता है। इसमें उद्देश्यों की सफलता असफलता का केवल अनुमान लगाया जाता है दोस्तों अपने, है ना। तो ये तीनों ही क्या काम आते हैं? तीनों के द्वारा ही शिक्षण अधिगम की सफलता असफलता को ज्ञात किया जाता है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जब अधिगमकर्ता निश्चित रूप से यह जानने में सक्षम है कि उसने ज्ञान को संगठित व समन्वित रूप से ग्रहण करना है तो फिर कौन सा प्रतिफल माना जाता है? इसमें से आपको बताना है। जब अधिगमकर्ता निश्चित रूप से यह जानने में सक्षम होता है कि उसने ज्ञान को संगठित व समन्वित रूप से ग्रहण करना है, तो अब बताइएगा दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर हमारा? क्या होगा दोस्तों सही आंसर? बौद्धिक कौशल होगा, शाब्दिक प्रतिफल, मनोवृत्ति, अधिगम प्रतिफल, या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर होगा हमारा नंबर 2, ये आता है शाब्दिक प्रतिफल। कमेंट जरूर किया कीजिएगा दोस्तों, चाहे गलत आता है करें जरूर, है ना। शाब्दिक अधिगम प्रतिफल जो होता है ये तब परिलक्षित होगा, तब दिखाई देगा जब अधिगमकर्ता निश्चित रूप से ये जानने में सक्षम हो कि उसने ज्ञान को संगठित और समन्वित रूप से ग्रहण कर लिया है, यानी उसको पता चल गया भी मैंने सारा कुछ ग्रहण कर लिया है, तब होता है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में निम्न में से शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं, यानी शिक्षक को कौन सा कार्य नहीं करना है, कौन सा उसको जरूरी नहीं है दोस्तों। बड़े अच्छे ऑप्शन है, आराम से कर लेंगे आप। एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना है, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए और समय का पाबंद होना चाहिए। हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उसकी जरूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए। क्या होगा दोस्तों इनमें से हमारा सही आंसर? फटाफट से बता दीजिएगा दोस्तों। बिल्कुल यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, कुछ एक सामान्य सी, अगर आपकी बौद्धिक क्षमता सही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं तो आंसर आपका निकल जाएगा दोस्तों। कुछ याद करने वाला तो यहाँ है भी नहीं दोस्तों। सही आंसर चेक कर लीजिएगा, वो हमारा नंबर 2। ट्यूशन नहीं करवानी है ना, ये काम आप नहीं करेंगे, ये शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं दोस्तों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 1/4/2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर के सारे देश में लागू हो गया था दोस्तों, याद रखिएगा। और इसके अंतर्गत शिक्षक, विद्यालय और राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस एक्ट में किसको दिए गए हैं दोस्तों? शिक्षक को, विद्यालय को और राज्य सरकार को आदेश दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? दोस्तों आपको ये बताना है। 21 क में, 51 क में, 343 क में और 343 ख के अंदर। तो दोस्तों क्या होगा सही आंसर हमारा? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आप बता ही देंगे। एक और बात जो आपके लिए आती है, कई बार बच्चों के कमेंट भी आते हैं कि आपकी जो क्लास होती है वो लाइव नहीं होती दोस्तों। ये रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस होती है जिसमें आप कुछ बता सकते हैं, पूछ भी सकते हैं कमेंट के द्वारा। मैं आपको रेगुलर आंसर देता हूँ, मैं खुद वहाँ पर रेगुलर रहता हूँ दोस्तों, क्योंकि कुछ एक सीमाएँ होती हैं। बहुत बार हमारे पास में समय हो, नहीं हो, नेटवर्क हो, नहीं हो, क्लासेस किसी भी प्रकार से आपकी बंद नहीं होती, बिल्कुल नियत समय पे आपकी क्लासें आ सकें और बाद में भी आप इन वीडियोस को देख सके दोस्तों। इसीलिए यही तरीका मुझे अच्छा लगा, बेस्ट लगा और यही तरीका अपने अपना रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अन्यथा लाइव के अंदर हमारी बहुत सारी बातें हो जाती हैं, वो क्लासेज अगर आप बाद में देखेंगे तो उसमें टाइम खराब ज्यादा होता है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट मेथड है और रेगुलर रह पाता है, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती। तो दोस्तों यहाँ आपको बताना था सही आंसर हमारा, भारतीय संविधान में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार को किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, 21 क के अंदर जोड़ा गया है। कौन से में? 21 क।
कौन सा संविधान संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन था, 2002 में हुआ था। इसमें 21 क में जोड़ा गया और 6 से 14 आयु वर्ग को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार इसमें जोड़ा गया है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के रूप में जोड़ा गया है। ये हमें याद करना है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, शेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? कितने भागों में बांटा है? 3, 5, 6, 8, ये आपको बताना है। शेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा है वो है नंबर 1 है दोस्तों, यानी 3 संख्या है। ये वाला आंसर अपना सही होगा दोस्तों। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। किस आधार पर बांटा है? तो ये भी याद रखना, शरीर रचना के आधार पर बांटा है। कौन से? एक तो गोल बताया उसने, एक बताया आयताकार और एक उसने बताया लंबा। ये 3 टाइप जो हैं उसने बांटे थे दोस्तों। और इन्हें और क्या कहा जाता है? इन्हें अपने एंडोमार्फिक कहते हैं, इन्हें अपने कहते हैं मेसोमार्फिक, इन्हें अपने मेसोमार्फिक कहते हैं और एक्टोमार्फिक कहते हैं। ये आपका कंटिन्यूस है, इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 14 नंबर हमारा प्रश्न है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है दोस्तों? फटाक से आंसर निकलना चाहिए आपका ना, अब तक तो रटा हुआ होना चाहिए, परीक्षा नजदीक है। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है दोस्तों? 90 है, 110 है, 135 है, 120 है दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर हमारा होगा नंबर 4, 120 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 120। इन्होंने पहले 120 बताए थे, बाद में 150 करके बता दिए थे, बाद में बढ़ा दिए थे दोस्तों। और ये जो सिद्धांत है त्रिआयामी सिद्धांत, देने वाले कौन थे दोस्तों? देने वाले थे गिलफोर्ड। ये नाम भी आप याद रखिएगा। त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? गिलफोर्ड के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिएगा, पिछड़े बालक के संबंध में निम्न में से सही कथन कौन सा है? अच्छे से देखिएगा। पिछड़ा बालक कौन होता है? उस बालक, वह बालक जिसकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य से कम रहती है, उस बालक की जाति संस्कृति मान्यताएं पिछड़ी होती हैं, वह बालक मंदबुद्धि होता है, वह कुसमायोजित बालकों की श्रेणी में आता है दोस्तों। इनमें से सही आंसर आपको बताना है कौन सा होगा दोस्तों। हमारा सही आंसर क्या होगा? फटाफट से बता दीजिएगा दोस्तों, क्या होगा सही आंसर हमारा? चेक करिएगा। सही आंसर है वो है नंबर 1, उस बालक की शैक्षिक उपलब्धि सामान्य से कम रहती है। ये हमारा सही आंसर है दोस्तों। पिछड़ा बालक मंदबुद्धि हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मंदबुद्धि हो। कुसमायोजित होना भी जरूरी नहीं है, बस ये कि वो शैक्षिक उपलब्धि जो है वो उसकी पिछड़ी हुई है, तो अपने उसको मान लेते हैं दोस्तों। आगे अगले प्रश्न को देख लीजिएगा। बड़े आदमी का बच्चे की तरह रोना, कोई बड़ा आदमी है और बच्चे की तरह रोता है, या पत्नी का मायके लौट करके अपनी माता की गोद में लेट जाना, ये क्या कहलाता है? प्रतिगमन है, आत्मीकरण है, प्रत्यावर्तन है, या फिर दमन है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा नंबर 1, प्रतिगमन। प्रतिगमन होता है पीछे की ओर लौटना। जब आप देखिएगा बहुत तनाव में होते हैं तो आपको ये कहते हैं ना, इससे तो अच्छे दिन थे, बचपन के दिन थे, है ना, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, वो कागज की कश्ती, है ना। तो लेकिन वो कश्तियां तो नहीं लौटती, लेकिन वहां जाकर के हमारे मन के पिछले तार छिड़ते हैं, हमारा तनाव कम हो जाता है दोस्तों। हमें बचपन के फ्रेंड याद आते हैं, बचपन की तस्वीरों को देखते हैं, ताकि हमारा जो तनाव है वो कम हो सके दोस्तों। तो प्रतिगमन होता है पीछे की ओर लौटना, बच्चे की तरह खेलना, बच्चे की तरह कोई कार्य करना दोस्तों। इसी को प्रत्यावर्तन, इसी का एक नाम आता है दोस्तों। कई बार प्रत्यावर्तन शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोनों आ जाएं तो आप क्या करोगे? प्रतिगमन को ही करना है, अन्यथा प्रत्यावर्तन ही प्रतिगमन है, यानी गंगाधरी शक्तिमान है, दोनों में कोई फर्क नहीं है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अधिगम अंतरण का थांडाइक सिद्धांत क्या कहलाता है? आपको ये बताना है। अधिगम अंतरण यानी अधिगम स्थानांतरण का थांडाइक का जो सिद्धांत है वो क्या कहलाता है दोस्तों? ये आपको बताना है। समानता का सिद्धांत है, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत है, औपचारिक नियमों का सिद्धांत है, अनुबंधन का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत कहलाता है अधिगम अंतरण का थांडाइक का सिद्धांत? बताइएगा दोस्तों फटाफट से, क्या होगा हमारा सही आंसर? दोस्तों बहुत अच्छे और परीक्षा में आने वाले प्रश्न ही मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। बहुत छांटना
छांटना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ भी प्रश्न उठाए और आपको डाल दिए गए। दोस्तों हमेशा ये प्रयास रहता है कि एक प्रश्न के साथ में कुछ और 2-3 फैक्ट हो जाएं, कुछ रिवीजन हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके अंक आएँ और आप अध्यापक के पद को सुशोभित करें। तो बता दीजिएगा फिर क्या होगा सही आंसर, तभी बन पाएंगे ना। तो दोस्तों चेक कर लेना, सही आंसर है हमारा नंबर 2। तो दोस्तों अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, ये कहा था थार्नडाइक का सिद्धांत था, अधिगम अंतरण का सिद्धांत था। अधिगम अंतरण के अनुरूप तत्वों का सिद्धांत है जो थार्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था दोस्तों, और वास्तव में ये इनके सादृश्यता के सिद्धांत पर ही आधारित था। कौन से सिद्धांत पर? सादृश्यता के नियम का ही विस्तार अपने कह सकते हैं दोस्तों। इसके अनुसार ये कहा गया था कि अधिगम का अंतरण यानी अधिगम का स्थानांतरण उस सीमा तक ही हो सकता है जहां तक दोनों में समानता हो। जैसे अपने हम बात कहें हिंदी और अपने बात करें अंग्रेजी की, तो हिंदी और अंग्रेजी, जब आप हिंदी पढ़ रहे हैं, आपको आती है, आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो अधिगम का स्थानांतरण यानी हिंदी की वो चीजें यहाँ काम आ रही है, वो अधिगम का स्थानांतरण है, पॉजिटिव है। अब जैसे अपने संज्ञा, यहाँ पे नाउन पढ़ाया जा रहा है और आपको ये कहा जाए नाउन संज्ञा ही है, तो फिर संज्ञा आपको तुरंत समझ में आ जाती है, नाउन भी समझ में आ जाता है, ये अधिगम अंतरण होता है। लेकिन ये कहता है कि जो अनुरूप तत्वों का उतना ही यहाँ से स्थानांतरित होगा जितना दोनों में समानता है, वहीं तक होता है। ऐसे नियम जैसे मोडाल्स वगैरह है, जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ होती ही नहीं है, तो फिर वो चीजें वहां भी अपने नहीं ले पाते हैं दोस्तों। तो यही कहा था इन्होंने। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। जब सीखने वाला संपूर्ण प्रक्रिया को समझ लेता है तो इस स्थिति को गेस्टाल्टवादियों ने क्या कहा है दोस्तों? आहा अनुभव, जीवन दायरा, वेक्टर्स और वेलेनविच या फिर तल रूप। तो दोस्तों क्या कहा हमने? जब सीखने वाला संपूर्ण प्रक्रिया को समझ गया यानी उसका आत्मीकरण हो गया है। संपूर्ण प्रक्रिया को समझना यानी कि उसका क्या हो गया है? आत्मीकरण हो गया है। तो इसको क्या कहा? आहा अनुभव, जीवन दायरा, वेक्टर्स और वेलेनविच या फिर तल रूप। क्या है दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा 1 नंबर है। उसको कहा उन्होंने आहा अनुभव, आहा अनुभव के नाम से कहा था, जिसका अर्थ होता है समझ में आ गया। जिसका अर्थ क्या होता है? समझ में आ गया। तो आप भी बोल दीजिएगा, अगर आ गया है तो आहा लिख दीजिएगा, मुझे भी लग जाएगा कि आपको समझ में आ चुकी है बात, है ना। तो आहा अनुभव गेस्टाल्टवादियों के द्वारा प्रयोग में लिया गया शब्द है। आगे पढ़ते हैं अगले प्रश्न को। जब परीक्षा में पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न शामिल हो तो परीक्षा का यह गुण क्या कहलाएगा? यानी जो हमने प्रश्न पत्र तैयार किया है दोस्तों, उसमें जो प्रश्न लिए गए हैं वो पूरे पाठ्यक्रम से शामिल किए गए हों, तो ये परीक्षा का गुण कौन सा होगा, क्या कहलाएगा दोस्तों? वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता या फिर व्यापकता। तो दोस्तों सही आंसर क्या है हमारा? सही आंसर हमारा नंबर 4, वो कहलाएगा व्यापकता। देखिए वस्तुनिष्ठता तो जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, जिनमें व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, जिसमें एक व्यक्ति ने 4 नंबर दिए, दूसरा उसको चेक करे तो 6 दे दे या फिर 2 दे दे, जैसे निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं वो आते हैं उसमें। वस्तुनिष्ठ जैसे ABCD वाले हैं ना, अभी आप जो देख रहे हैं ये वस्तुनिष्ठ। अगर इसका आंसर 4 नंबर है तो कोई भी चेक करे, इसके 2 अंक है तो आपको 2 ही मिलने वाले होंगे, कम ज्यादा नहीं कर सकता, है ना। उसे वस्तुनिष्ठता कहते हैं। व्यापकता का अर्थ होता है संपूर्णता, यानी जब संपूर्ण पाठ्यक्रम को समेट लिया गया हो तो उसे व्यापक कहेंगे। जैसे आपका जो टेस्ट होता है ना, उसमें कोशिश रहती है कि सारे सिलेबस को अपने समेट ले और वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं आपकी परीक्षा में आने वाले हों उनका संकलन किया जाए। अगले प्रश्न को देखें। बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2000 नियम जो था उसमें किस पर ध्यान नहीं दिया गया? इनमें से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है 2009 के एक्ट में? अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना या 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा। दोस्तों क्या होगा इनमें से हमारा सही आंसर? फटाफट से बताइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और रट्टे वाला प्रश्न तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। साइकोलॉजी का जो आपका पेपर आता है दोस्तों, उसमें काफी क्वेश्चन जो हैं इसी प्रकार के होते हैं जो आपके समझ आधारित होते हैं ना। आप चाहें तो देखिएगा इस पेपर के अंदर 30 में से
25 प्लस क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं और इतने आपको करने भी पड़ेंगे अगर सिलेक्शन चाहिए। तो मेरा तो ये मानना है 120 प्लस आपके अंक आने चाहिए, तभी आप अपने को इस दौड़ में शामिल मानिएगा। थोड़ा आराम से सोच सकते हैं परीक्षा होने के बाद में। अगर 130 प्लस आते हैं तो फिर तो लंबी तान के सोच सकते हैं, आपको कोई ना कोई सीट मिल ही जाएगी। लेकिन 120 से कम है तो थोड़ी दुविधा हमारे पास में रहेगी, क्योंकि बच्चों के नंबर आते हैं इतने ज़्यादा दोस्तों। तो दोस्तों चेक कर लेते हैं, सही आंसर हमारा है वो है नंबर 4। 14 वर्ष के बालक की 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा के लिए कोई कार्य ये नहीं करता है दोस्तों। ये बाकी सारे कार्य तो करता है, अध्यापकों को प्रशिक्षण का, गुणवंत बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करता है, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित भी करता है। शिविरा आता है ना दोस्तों, शिविरा को भी याद रखिएगा। पूरे अभी तो मंथ का जो प्रोग्राम है स्कूल का वो उस पर आ जाता है शिविरा कैलेंडर के अंदर, है ना, और उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे भी फॉलो करना होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सच में अच्छा लगा हो, कुछ सीखा हो, तो इसको लाइक कर देना, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप हमारी फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहते हैं, तो आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आपको काफ़ी सारा मटेरियल मिल रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ हमारा प्रोग्राम आपके लिए लाभदायक होगा। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।